हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का 2023 का हिंदी का सॉलिड पेपर भी पूरे का पूरा हल सहित ये पेपर है। और आप ना वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत किया करो। बहुत मेहनत से ना इसको सॉल्व किया है भाई। देखिए, शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, इसमें से क्या विकल्प चुनने हैं भाई। ठीक है। फर्स्ट है, बहादुर घर से क्यों भाग गया था, तो इसका आएगा सी, उसकी माँ ने उसे बहुत मारा था। सेकंड, करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, उपयुक्त पंक्ति का आशय है। इसका है ए, निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। थर्ड, पीछे पड़े तुम दैव के, सिर दोष अपना मर रहे, उपयुक्त पंक्ति का भाव है। तो इसका भाव क्या है भाई, बी, अपनी असफलता के लिए भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। चौथा, बछेंद्री पाल किस क्षेत्र में अग्रणी रही, इसका आएगा ए, पर्वतारोहण में। आगे चलते हैं भाई। और पांचवा, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में वर्णन है। इसमें वर्णन है भाई डी, चंद्र गहना नामक गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का। उसके बाद 15-20 शब्दों में उत्तर देना था जी। 2-2 नंबर के हैं, 1-1 नंबर का, यानी कि कम से कम 2-2.5 लाइनें लिखनी थी। तो पहले, पावस देख रही मन कोयल साधे मौन। कोयल मौन क्यों साध लेती है, क्योंकि वर्षा, कोयल इसलिए मौन साध लेती है क्योंकि वर्षा ऋतु के आने पर ना मेंढक टर टर करने लग जाते हैं। अर्थात कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, और यह कोयल को अरुचिकर लगता है, क्योंकि मूर्ख लोग अपना महत्व दर्शाने के लिए शोर शराबा करते हैं। अतः कोयल को ऐसा लगता है कि अब हमारा गुणवान लोगों को किसी ने नहीं पूछना, हमें कौन पूछेगा। सेकंड, यह हरा ठिगना चना बांध है मुरैठा, शीश पर छोटे गुलाबी फूल को सजकर खड़ा है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में चने की क्या विशेषता बताई है, तो इसका उत्तर यह है, चना कद में ठिगना है पर इसके ऊपर गुलाबी फूल आ गए हैं। यह बित्ते भर का चना मानो दुल्हा है और इसने गुलाबी रंग का साफा अपने सिर पर पहन रखा है। तीसरा, बीच में अलसी हठीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए वह दूं हृदय दान उसको। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये पंक्तियां कवि केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर नामक कविता है, और इसमें उपमा अलंकार है भाई, और एक मानवीकरण अलंकार है। चौथा, समाचार पत्र के किन्हीं दो अंगों के नाम, तो अंगों के संपादकीय हो गया, फीचर हो गया, लेख हो गया भाई। ठीक है। पांचवा, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। काव्य पंक्ति में कवि ने मनुष्य को किसके माध्यम से जगाने की प्रेरणा दी है, तो कवि ने सूरज और हवा के माध्यम से जो मनुष्य सच से बेखबर होकर सपनों की दुनिया में खोया, उसे जगाने की प्रेरणा दी है। छठा भाई, पृथ्वी दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के भावों को वर्तमान संदर्भ में स्पष्ट किया। इसमें क्या है भाई, इस कविता में पेड़, नदी, पहाड़, पृथ्वी आदि का मानवीकरण किया गया है। मनुष्य को बताया गया कि वह पृथ्वी प्रकृति से अलग नहीं है, परंतु मनुष्य लालचवश से पृथ्वी का अंधाधुंध दोहन कर प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देता है। तो इसका ये वर्तमान संदर्भ है भी कि मनुष्य को प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे चलिए। निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य लिखना है इसका। ठीक है। तो ये शब्द है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आजादी। तो इसके कवि हैं, मलयालम कवि है भाई, बाल चंद्रन चुल्लिकाड। ठीक है जी। और इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या होगा, सुनिए। भाषा सरल एवं सहज है, कहीं कहीं अरबी व उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। चमकीली नोक में विशेषण का सुंदर प्रयोग है। कविता आनंददायक है। आजादी का शब्द श्रम त्याग व बलिदान से है। हम जिस आजादी को भोग रहे हैं उसके पीछे असंख्य लोगों का बलिदान है। कविता उन लोगों को अधिकार दिलाने की भी बात करती है जिन्हें श्रम के बावजूद भी अधिकारों से वंचित
रखा गया है और इसके अथवा में या दोनों में से एक करना था। चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है जी। प्रतीकात्मक भाषा और सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा तथा मानवीकरण अलंकार है। मछली को आम आदमी का प्रतीक बताया है भाई। बगले को समाज के सफेद पोश, समाज के कपटी चालाक व धूर्त लोगों का प्रतीक बताया है, जो देखने में बगुले के समान भले प्रतीत होते हैं, परंतु अवसर मिलने पर वे आम आदमी के अधिकारों का हनन करते हैं, उन्हें निगल जाते हैं। इसके बाद आगे 50 शब्दों में उत्तर वाला, यानी कि कम से कम 5-6 पंक्तियां। जो जल वड नाम में घर में वड दाम, दो हाथ लीचिए यही सियानो काम। इन पंक्तियों से क्या शिक्षा मिलती है? इन पंक्तियों से ये शिक्षा मिलती है कि जैसे कि समुद्र में कोई नाव जा रही है और उस नाव में पानी भर जाता है ना, तो उस पानी को दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए। और उसी तरह घर में क्या है भी, बढ़ दाम यानी कि घर में पैसा धन संपदा बढ़ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से खूब दान करना चाहिए, उसे लोक कल्याण में लगाना चाहिए। यही मानव जीवन का धर्म है और सत्य है। और इसके अथवा में है भाई, वक्त पर जगाओ नहीं तो जब वे वक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। इन पंक्तियों का आशय, तो इन पंक्तियों का आशय यह है कि व्यक्ति को समय रहते जागना चाहिए, नहीं तो क्या अनुकूल अवसर क्या है हाथ से निकल जाएगा और उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। और वह लक्ष्य प्राप्त करने में क्या भाई, उतावला होकर घबराता है और घबराहट में कोई कार्य गलत हो जाता है। व्यक्ति को समय रहते अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। आगे इनमें से भाई 3 ही करने थे, 4 है प्रश्न, चारों में से 3 करने थे। 25 यानी कि 2.5 3-3 लाइनों में। नैना देत बताए सब हिया को हेत हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। तो इसमें अलंकार बताना है भाई। अनुप्रास अलंकार है इसमें। इसकी परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण या शब्द की जब बार बार आवर्ती होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। दूसरा, बैठे हुए क्यों आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। इस काव्यांश में कवि ने आगे बढ़ने के लिए किसे आवश्यक बताया है? ये कविता मैथिली शरण गुप्त की है भाई। उसने भारतवासियों को जागकर परिश्रम में संघर्ष करने का आह्वान किया है और कर्म या पुरुषार्थ को ही आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बताया है भाई। आगे देखिए, शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। शागिर्द की क्या उलझन थी, कैसे दूर हुई? कभी कभी हम काम करते करते थक जाते हैं तथा यह सोचने लगते हैं कि और काम नहीं करेंगे, परंतु हम फिर बाद में काम में लग जाते हैं, तो यह एक तरह से उसकी उलझन है भाई। ठीक है, अर्थात कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। तो शागिर्द की उलझन थी और दूर कैसे हुई कि हम पुरुषार्थ को या कर्म को छोड़ नहीं सकते, कर्म करना ही आजादी है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख क्या है भाई? इसको भी थोड़ा बड़ा लिखना था। इसका लोग उसका दुख नहीं समझते, प्रकृति के साथ खिलवाड़ व उसका अंधाधुंध दोहन करते हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। थोड़ा बढ़ा के लिखना था। अभी आगे विकल्प छांट रहे हैं। लेखिका के ने काकद्वय की चोंचों से पीड़ित गिलहरी के छोटे बच्चे को नाम दिया था। इसका आएगा ए गिल्लू। सेकंड, क्रिस्ट हेल्ड की जन्मभूमि थी, सी जर्मनी। थर्ड, इंट्रो है, इसका आएगा सी परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त। आगे चलिए, शतरंज के खिलाड़ी पाठ की विधा है, इसका आएगा बी कहानी। पांचवा, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यह कथन किसका है? इसका आएगा बी महंत का। छठा, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, कथन में पशुता का क्या आशय है? इसका अर्थ है भी सी आदमी की बुरी प्रवृत्तियां। आगे भी इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने थे भाई। ठीक है जी। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। तो इसका लेखक का नाम ये ना, इसका नाम है अपना पराया। ठीक है जी। और ये एक वैज्ञानिक लेख है, पर इसके लेखक का नाम
नहीं दिया हुआ था भाई। मुंह में बनने वाली लार का क्या कार्य है? तो देखिए, मुंह में बनने वाली लार एक तो रस छोड़ती है, भोजन को सुपाच्य बनाती है तथा कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट करती है। ये दूसरी लाइन में है। गह हमें अमाश्या के अमल का अनुभव कब होता है? ये लास्ट वाली, जब पेट दब जाने से भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह में आ जाता है और उल्टी हो जाती है, तो हमें अमाश्य का अमल अनुभव होता है। और इसके अथवा में दूसरा गद्य था भाई, दोनों में से एक करना था। इसका भी उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम, इसके लेखक हैं आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। खया मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? देखिए सेकंड लाइन में, मनुष्य पशु से भिन्न है, उसमें संयम है, दुख सुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। गै पशुओं मनुष्यों में एक समान स्वभाव कौन से हैं? तो देखिए, आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे कि अन्य प्राणियों के, ऊपर वाली लाइन में। उसके बाद आ जाइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, एक एक नंबर के यानी कि एक एक दो दो लाइनों में। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया, उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहे? इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है भाई। मेरे हिसाब से लेखिका महादेवी वर्मा ने गिल्लू से कहे। सेकंड, बहादुर कहानी में लेखक ने बहादुर की पिटाई क्यों की? बहादुर की पिटाई लेखक ने चोरी के आरोप के कारण की थी भाई। थर्ड, गिलहरियों की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि होती है भाई 2 से 2.25 या लास्ट 2.5 वर्ष तक। रॉबर्ट नर्सिंग होम लेखक के लिए यादगार क्यों बन गया? क्योंकि लेखक ने वहां पहली बार मदर टेरेसा व क्रिस हेल्ड को देखा था। मदर टेरेसा ने संत की ऊंचाई किसकी सेवा करके पाई भी? मानवता की सेवा करके, बीमार लोगों की सेवा करके उन्होंने संत की ऊंचाई प्राप्त की। अखबार को कैसा होना चाहिए? अखबार सत्य घटनाओं तथा सत्यापित आंकड़ों व तथ्यों पर प्रकाशित होने चाहिए। भ्रामक व अश्लील पठन सामग्री अखबार में न हो। सातवां, औपचारिक पत्र क्या होते हैं भाई? जो पत्र के स्वयं के रिश्तेदारों, माता पिता, दोस्तों या भाई बहनों को लिखे जाते हैं, जिनमें कि बधाई पत्र, हर्ष, दुख, संवेदना आदि वाले पत्र भी हो सकते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है भाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए। अंधेर नगरी नाटक में आत्म केंद्रितता एवं विवेकहीनता को कैसे प्रकट किया गया है? तो एक तानाशाह राजा और उसके मूर्ख मंत्रियों के द्वारा प्रकट किया गया, जहां न्याय के स्थान पर क्या आडंबर हैं। दूसरा, प्रतिपिंड एंटीबॉडी शरीर को रोगों से कैसे बचाती है? वे रोग का संक्रमण होने पर उसका मुकाबला करते हैं भाई। एंटीबॉडी क्या करते हैं? रोग का मुकाबला करते हैं और शरीर को रोगों से बचाते हैं। सुखी राजकुमार जब जीवित था तब उसका दुख से परिचय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह एक राजकुमार था, वह महलों में रहता था और उसका जीवन आनंद व ऐश्वर्य से भरा हुआ था, इसलिए उसका दुख से परिचय नहीं हुआ। आगे, व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं? ये किस किस को लिखे जाते हैं? तो भाई लोगों, इसमें थोड़ी सी मेरे से गलती होगी भाई। व्यक्तिगत पत्र ये होते हैं माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले जो पत्र है ना, वो पत्र व्यक्तिगत होते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है बधाई पत्र, हर्ष दुख संवेदना वाले पत्र जो व्यक्तिगत है। और औपचारिक पत्र ये मेरे से थोड़ा सा गलत लिखा गया। औपचारिक पत्र होते हैं जो कार्यालयों आदि को भेजे जाते हैं, सरकारी पत्र हो गए, ये कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं भाई। ये 9वें का चौथा ये सही है, और औपचारिक पत्र ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें जो कार्यालय या दफ्तरी पत्र होते हैं ना, वो औपचारिक पत्र होते हैं, अधिकारियों को लिखे जाने वाले। ये 40 शब्दों में यानी कि इनका उत्तर क्या है? 3 के उत्तर देने थे भाई। 40-50 यानी कि 5 से कम काम 5 से 6 पंक्तियां। राजकुमार के हृदय में जब मानवता का भाव जागृत होता है तो वह क्या करता है? सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर तो वह सभी का भला करता है भाई, सभी की सहायता करता है। गौरैया की सहायता से इस तरीके के बीमार बच्चे की, एक लड़की की वो सहायता करता है। थोड़ा बड़ा लिखना था इसको। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का मूल उद्देश्य है गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना है। ये भी 5-6 लाइनों में।
तीसरा, अंधेर नगरी नाटक में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया? तो इसमें राज्य की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया भी, क्योंकि वहाँ एक राज्य में मूर्ख राजा है और जो कि है उसके मंत्री भी मूर्ख हैं। जहाँ क्या भी न्यायिक स्थान पर आडंबर का बोलबाला है। विचारात्मक निबंध क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। विचार परक शैली पर आधारित जिन निबंधों में गहन चिंतन, मानवीय चिंतन व विचार प्रकट किए जाएं। ये भी थोड़ा बड़ा लिखना था भाई। इसके बाद आ जाओ भी, फिर गद्यांश आ गया। तो जिंदगी की जिम्मेदारी कैसा भाव है? जिंदगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, वह आनंद से ओतप्रोत है। इसका ये उत्तर आ गया। है कैसी वासना को दबाकर रखा जाना चाहिए? अयुक्त वासनाओं को दबाकर रखा जाना चाहिए। गै मनुष्य सारे शिक्षण का फल कब गंवा बैठता है? तो यहाँ भाई बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारी का ख्याल अगर बच्चों में पैदा हो जाए, नहीं नहीं ये नहीं है, जिंदगी की जिम्मेदारी से वंचित हुआ मनुष्य सारे शिक्षण का फल गंवा बैठता है। जिंदगी किससे भरपूर है? जिंदगी आनंद से भरपूर है। जीवन के संबंधों में बहुतों की क्या धारणा है भाई? तो बहुतों की धारणा कि बचपन से ही जिंदगी की जिम्मेदारी का ख्याल अगर बच्चों में पैदा हो जाए तो जीवन कुमला जाएगा। इसका ये उत्तर है। आगे चलते हैं भाई। इसके भी काव्यांश को पढ़कर उत्तर देने थे। तो क्या नश्वर नहीं है भाई? तो ऊपर लिखा है कि मिट्टी नश्वर नहीं है। प्रलय से कौन नहीं डरता? मिट्टी कभी प्रलय से नहीं डरती। मिट्टी अमर कैसे है? क्योंकि यह मृत्यु को भी मार देती है। मिट्टी में रमना या ढलना किसका स्वभाव है? चक्रवर्ती या जगत विजेता सभी मनुष्यों का मिट्टी में रमना या ढलना स्वभाव है। ईश्वर को भी कौन ललकारता है? मिट्टी ईश्वर को ललकारती है। इसका भी गद्यांश का लगभग 1/3 सार यानी कि 1/3। जैसे ये 4 एक लाइन है तो इसका 2 लाइनों में इसका सार लिखना था, यानी कि निचोड़, इसकी समरी लिखनी थी भाई। आगे स्वयं को देवर्षि मानते हुए नारायणपुर निवासी मित्र भुवनेश को स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर एक बधाई पत्र, इसमें बधाई पत्र लिखना था। और इसके अथवा में क्या था भाई? शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र यानी कि अर्जी लिखनी थी भाई। ये अर्जी बिल्कुल बहुत सरल थी, अर्जी लिख सकते थे आप। इसके बाद आ जाइए भाई 15वां। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहला, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो इसका बनेगा भाई सु प्लस आगत, और ये यण संधि है। सेकंड, कर्मधारय समास को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण तो हो गए महादेव, नीलकंठ, लालमणि। तो इसमें क्या है? पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है जी। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या उपमेय उपमान का भाव होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण हो गया महा, महान है जो देव, नीलकंठ, लाल है जो मणि, नील है जो कंठ। उसके बाद तीसरा, अनुज एवं अटल शब्द में उपसर्ग लिखिए। तो अनुज में अनु प्लस जय और अटल में अ प्लस टल, अटल। चौथा, पाथ्य एवं मानवता शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय जो होते हैं जो पीछे लगते हैं भाई, तो इसका सही उत्तर आएगा पथिन, पथिन प्लस एय, पथ्य। और मानवता का मानव प्लस ता, मानवता। निम्न एवं स्मृति शब्दों का विलोम। तो निम्न का आ जाएगा उच्च, स्मृति का आ जाएगा विस्मृति। छठा, दूसरों का उपकार करना। पंक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। तो दूसरों का उपकार करना होता है परोपकार। अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग। इसका अर्थ आ जाएगा भी जहां पूरी की पूरी अव्यवस्था हो, गुणी अवगुणी को एक समान समझा जाए। तो जैसे हम किसी से बोलें, अरे मोहन तुम इतना पढ़ लेकर वहां जाकर क्या करोगे? वहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, वहां तुम्हारे गुणों की कोई कदर करने वाला नहीं है। आठवां, मैंने शिमला जाना है। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इसे लिखा जाएगा मुझे शिमला जाना है। नौवां, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। तो वाह के बाद क्या है भाई? विस्मिक चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक। ये देखिए ऐसे लगा के उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है, उसके बाद प्रश्नवाचक, ऐसे लिखना था।
देवता शब्द के दो पर्यायवाची, तो एक तो देव हो गया, एक हो गया सुर। 16वां निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए। 300 शब्द यानी कि कम से कम 3 पेज। मेरा प्रिय खेल, विद्यार्थी जीवन, राजस्थान के त्योहार या बढ़ता प्रदूषण और घटता जीवन। तो चारों में से कोई एक लिखना था भाई। कितने पन्नों में? कम से कम 3 पन्नों में। तो ये हो गया भाई आपका पूरे का पूरा सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। और NIOS बोर्ड वालों से भी ना एक रिक्वेस्ट है भाई, वो भी जरूर देखें, क्योंकि NIOS बोर्ड का और राजस्थान ओपन बोर्ड का दोनों का सिलेबस एक ही है। ठीक है जी। तो इसे जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किप मत किया करिए। स्किप करने के बाद क्या है भाई, ऑडियो रिटेंशन इतनी ज़्यादा कम आती है ना, यूट्यूब इसको क्या है रिकमेंडेशन ही नहीं करता, किसी के पास इंप्रेशन नहीं भेजता और वीडियो स्टक हो जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।